और अब बांग्लादेश के बाद सीरिया की। सीरिया पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सीरिया में आगे क्या होगा, असद इस वक्त कहां छिपे हैं, ये बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो आपको श्रीलंका और बांग्लादेश की याद दिला देगी। सीरियाई राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों को उनके महल के पास गैराज में 40 से ज़्यादा महंगी गाड़ियों का कलेक्शन मिला है। इनमें मर्सिडीज, पोर्शे, ऑडी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और बेंटले कारों के अलावा महंगी बाइक और बख्तरबंद ट्रक भी शामिल है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो फुटेज में एक लाल रंग की फेरारी F50 भी दिख रही है। सीरिया की बशर अल असद सरकार को इस बार वो मदद नहीं मिल पाई जो उसे 2011 में मिली थी, जिसका नतीजा दुनिया के सामने। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन आईसिस ने भी पैर पसार लिए थे। 2020 के सीजफायर समझौते के बाद यहां सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई, लेकिन 2024 के खत्म होते होते विद्रोही गुटों ने आखिरकार सीरिया पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल यह है कि बशर अल असद देश छोड़कर कहां भागे, वो इस वक्त कहां रह रहे हैं, किस देश ने उनको पनाह दी है। इन सवालों के जवाब आपको आगे देंगे, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि सीरिया में अब आगे क्या होगा। सीरिया में असद की विदाई के पीछे कौन है, तख्ता पलट में किसका फायदा है और इससे ईरान की टेंशन क्यों बढ़ गई है। ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद भी नहीं। इन सवालों के पीछे कई वजह छिपी है, जैसे अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के बावजूद विद्रोही गुटों ने सीरिया पर कब्जा कैसे कर लिया, और अब अमेरिका सीरिया पर बॉम्ब क्यों बरसा रहा है। अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले किए। इन हमलों में B-52, F-15 और A-10 सहित कई अमेरिकी वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों में आतंकवादी गुट आईसिस के ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले उसी दिन किए गए जब इस्लामिक विद्रोहियों ने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकते हुए राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया में अमेरिका के लगभग 900 सैनिक मौजूद हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में कुर्द सहयोगियों के साथ काम करने वाली सेनाएं भी शामिल हैं। इस बीच अमेरिका ने कह दिया है कि उसके सैनिक फिलहाल सीरिया में ही रहेंगे। अमेरिका सीरिया में आतंकवादी समूह की गतिविधि को जड़ से खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कभी आईसिस का सीरिया में गढ़ हुआ करता था। सीरिया में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले समूह हयात तहरीर अल शाम का मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी भी आईसिस से जुड़ा था। हालांकि एसटीएस ने खुद को घोषित तौर पर आईसिस से अलग कर लिया था। इसके खिलाफ अभियान भी चलाया था। अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी सीरिया में जोरदार बमबारी कर रहा है। इजराइल ने सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हथियारों से जुड़े एक ठिकाने को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां सीरिया के लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट रखे हुए थे। इजरायली सेना 50 साल बाद सीरिया में घुसी है। उसने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया। आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में कहा, गोलान हाइट्स में सीरिया सीमा के साथ लगने वाले बफर जोन के भीतर नए स्थानों पर सैन्य तैनाती की गई है। बशर अल असद के सीरिया से भागने और विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद सीरियाई सेना के हथियारों के गलत हाथों में पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका और इजराइल को इसी बात का डर है, इसीलिए वो इन्हें नष्ट करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन इसके पीछे इन दोनों देशों की एक मंशा यहाँ अपना दबदबा बनाए रखना भी है, ताकि विद्रोही गुट उनके खिलाफ भविष्य में ईरान की मदद से सिर न उठा सके। ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दशकों तक समर्थन दिया, जिससे उन्हें गृह युद्ध से बचने में मदद मिली। ईरान देश के पश्चिमी भाग में हिजबुल्लाह को हथियार आपूर्ति करने के लिए सीरिया का इस्तेमाल रास्ते के लिए करता रहा है। अब सीरिया पर सुन्नी संगठनों के कब्जे से ईरान को हिजबुल्लाह की मदद भेजना आसान नहीं होगा। यही वजह है ईरान ने सीरिया से अपने कुद्स बेस और सैन्य अधिकारियों को ईरान और लेबनान जैसे पड़ोसी देशों में भेजना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 14 महीनों की जंग में हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। हमास और हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे के बाद से दोनों आतंकी संगठन कमजोर हो गए हैं और 2011 जैसी स्थिति अब नहीं है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से मिले हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दम पर इजराइल ने ये सब कर दिखाया है। उधर ईरान को हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब सीरिया से झटका मिला है। पिछले कुछ समय से इन तीनों मोर्चों के पिछड़ने से ईरान की नींद उड़ गई है।
अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भी ईरान को नई टेंशन देगा। निसंदेह सीरिया में बशर अल असाद की सरकार का पतन ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है, एक सदमा है। और ईरान जो कि अनेक रणनीतिक चुनौतियां, अनेक रक्षा संबंधी चुनौतियां वो हाल के समय में फेस कर रहा था, उसमें जाहिर है कि अब सीरिया में असाद की सरकार का जो पतन है वो उसके लिए एक नई चुनौती लेकर के सामने आया है। और असाद की सरकार को ईरान का पूरा समर्थन रहा है, लेकिन ईरान भी असाद की सरकार को जिस तरीके का मिलिट्री सपोर्ट उसे प्रोवाइड कराना चाहिए था वो उसे नहीं करा सका। इन सब के बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है। और अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति बशर अल असद के जो महल के अंदर जो गाड़ियों का जो काफिला मिला है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो राष्ट्रपति बशर अल असद के जो महल है उसके अंदर से मिली है। जो राष्ट्रपति बशर अल असद है वो इस समय सीरिया छोड़ करके रूस जा चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो राष्ट्रपति के घर से मिली हैं। जब विद्रोहियों ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो गाड़ियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से सीरिया में विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति बशर अल असद वो देश छोड़ करके रूस भाग चुके हैं। और लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो विद्रोह हुआ है सीरिया के अंदर जो हुआ है, अब इसका आगे असर होगा क्या? क्योंकि राष्ट्रपति तो देश छोड़ करके रूस भाग चुके हैं और वहाँ पर जाकर के उन्होंने असाइलम ले लिया है, लेकिन अब सीरिया में जो विद्रोह चल रहा है उसका क्या होगा? आगे हम बताते हैं आपको कि इसे पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है। सीरिया भू राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसकी सीमा इराक, टर्की, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच देता है। माना जा रहा है कि विद्रोह का रूस पर भी बड़ा असर होगा। पश्चिमी एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर था। साथ ही 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद से रूस बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मदद देता रहा है। इस कारण रूस चाहता था कि बशर सत्ता में बने रहें। साथ ही विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बशर जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान रूस को होगा। कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिल सकता है। इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। वहीं पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर भी दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। भारत ने 2022 में इसके लिए $28 करोड़ की मदद की घोषणा की थी। अब इन प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा।